साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज पुनः आपसे रूबरू होने के लिए आया। साथियों, कहा जाता है कि ये हजारों पेड़ जो एक कतारों में खड़े नजर आते हैं, जब पास से देखो तो इनमें भी फासले बहुत हैं। ये शेर हस्बैंड वाइफ रिलेशंस पे बहुत स्टीक बैठता है। कारण ये है, अक्सर हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ दिखावे के तौर पर हंसते हैं, खुश प्रतीत होते हैं, लेकिन निजी तौर पर अगर आप उनके जीवन में झांकें तो आपको लगेगा कि उनमें ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको दूसरा आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसी ही कुछ समस्याओं को लेकर हमने पिछले 3 एपिसोड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को किस तरह से अच्छे से पॉजिटिवली मेंटेन किया जाए, इसके बारे में हमने डॉक्टर पंकज गुप्ता, जो कि एक काउंसलर हैं, उनसे बातचीत की। आगे बात करने के लिए आज फिर वो हमारे बीच प्रस्तुत है। हम जहां हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करेंगे, वहां ये भी ध्यान रखेंगे कि उससे रिलेटेड और भी जो इशू हैं उनको भी थ्रैश किया जा सके, ताकि टोटलिटी में हमारे सुनने वाले इस रिलेशनशिप को समझ सकें। तो आइए पुनः बात करते हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता से। डॉक्टर पंकज गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि मैंने कहा कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के विभिन्न पहलुओं पर अभी बात करना बाकी है। बहुत हमने बात कर ली है, लेकिन ये रिलेशनशिप इतना डायनामिक है कि इसके विभिन्न पहलुओं पर जितनी भी हम बातचीत करें उतनी कम है। मैं मिस्टर प्रवीण वैद का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वो इस डिस्कशन में पहले भी हमारा साथ देते रहे हैं और आज भी हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता। डॉक्टर साहब, हमने पिछले 3-4 जो हमारे सेशंस हुए हैं जी, उसमें हमने 2-3 पॉइंट्स को बहुत मेजरली कवर किया था जी। तो मैं चाहता हूं पहले हम उनको क्विक एक रिवाइज कर लेते हैं। जी जी जी। जैसे हमने सबसे पहले बात किया था कि दोनों लोग अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी से होते हैं क्योंकि उनका पास्ट अलग है। यस। इसलिए हम ये देखें कि दूसरे का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है, जिसको हम गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारी तरह बिहेव नहीं कर रहा है। यस। पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि अगर हम अपने आप में खुश हैं, अगर एक पार्टनर अपने आप में खुश है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर हम अपने आप में खुश हैं तभी हमारे रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। और हमने ये भी देखा था दैट वी आर द विक्टिम ऑफ आवर पास्ट, जो हमने बचपन से हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, यस, उसकी वजह से ही आज मेरा प्रेजेंट होता है। यस। यानी अगर मेरा डिसफंक्शनल फैमिली रही है, अगर मेरे पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है, या मेरे कुछ अफेयर्स हुए हैं और ब्रेकअप्स हो गए और उसके मेरे साथ कुछ अच्छे मेमोरीज नहीं है, उसकी वजह से मेरे मन में डिस्ट्रस्ट इश्यूज या फियर्स आ गए कि दूसरा इंसान जो मेरे को मिलेगा मेरी लाइफ में, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मुझे धोखा दे सकता है। और इन सारे पास्ट के वजह से अगर मैं आज प्रेजेंट में खुश नहीं हूँ तो ऑब्वियस है कि रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, चाहे हम इस पे कितनी भी बात कर लें। आज मैं एक और आगे इस डायमेंशन को कवर करना चाहता था कि अगर हमारे बैड एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, राइट, अब हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं ताकि उनके स्कार्स से हम बाहर आ सकें, राइट। आप ऐसे समझे जैसे हमारे हाथ पर चोट लगती है, हाँ। तो चोट लग गई तो अगर पंखा भी चल रहा है या हमारे कपड़ा भी है, वो टच होता है तो दर्द करता है। अब पंखे की जो हवा है या जो पंखा है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो हमारे चोट में दर्द पहुंचाए।
ना ही कपड़े में वो इंटेंशन है कपड़े की कि वो मेरे को चोट पहुंचाए, लेकिन होता क्या है कि हम क्योंकि वुंडेड हैं, इसलिए हम चोट खाने के लिए तैयार, या दर्द एक्सेप्ट करने को हम तैयार बैठे हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी ये बहुत बार मैंने अपने काउंसलिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि एक आदमी अपनी सेंसिटिविटी की वजह से वो इतना पेन उस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करता है जितना कि शायद जो दूसरा इंसान है, उसका जो पार्टनर है, वो उसको इतना परेशान करना नहीं चाह रहा, कर भी नहीं रहा है, पेन दे भी नहीं रहा है। सो जैसे हमारे फिजिकल वुंड्स हैं, ऐसे ही हमारे साइकोलॉजिकल वुंड्स भी होते हैं। तो उनको हम कैसे हील कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा आज बात करते हैं। सर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो ऑलरेडी मैरिड हैं या जो मैरिज करना चाहते हैं, उन श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू मैरी समबडी यू शुड एक्सेप्ट दैट पर्सन एज अ होल। कमियां आप में भी हैं, कमियां उनमें भी रहेंगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब वो मिलते हैं, वाइफ हस्बैंड अभी शादी नहीं होती, एंगेजमेंट के बाद मिलते हैं, कईयों को लगता है मेरी वाइफ बहुत अच्छा हंसती है, बहुत ऊंचा ऊंचा हंसती है। शादी के बाद वही कमी कह रहे इतना ऊंचा ऊंचा हंसती है। तो ये छोटी छोटी बातें छोड़कर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपने शादी करी है। इसी तरह वाइफ भी एक्सेप्ट करे, मेरा हस्बैंड ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है, तो नजर आती है। ये छोटी छोटी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। ये शुरुआत है, दिस इज अ बेस। आपने शादी कर ली है, और सेकंड जो मोर इम्पोर्टेंट, जैसे ही आपकी मैरिज हुई, छोटी छोटी बातें शुरू हो जाती, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरा ये, तेरा वो। हर एक का फैमिली में अपना अपना स्थान है। इन्हीं बातों से थोड़ा बेस बनता है झगड़े का, उसके बाद झगड़ा बढ़ने लग जाता है। तो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सेप्ट कीजिए एज अ होल। आप लड़की हैं तो पूरी फैमिली में जा रही हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपके सराउंडिंग को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस इन विद बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दिस इज most vital, and that too completely as such completely। नहीं जी, आपको याद होगा हम लोगों ने शायद एक फिल्म बहुत बार देखी थी, आपने भी और मैंने भी। फिल्म का नाम है उपकार। उसमें मनोज कुमार एक डायलॉग बोलता है कि तुम हमारी तारीफ करो और हम आपकी तारीफ करें, जीवन को जीने का इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात। ये बात भी सच है कि मैरिड लाइफ में हर समय आप दूसरे की तारीफ करें ये संभव नहीं है, लेकिन दूसरे की आलोचना, क्रिटिसिज्म इस ढंग से किया जाए कि वो अपने आप को इंसल्टेड और अपने आप को छोटा महसूस। अगर ये बात ध्यान में रखी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी जो समस्याएं हैं वो दूर हो। आपकी बात मुकेश मैं आगे ले रहा हूँ। तारीफ इज ओके, बट मेरी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है, एक दूसरे को एनालाइज मत कीजिए कि ये कमी है, ये अच्छा है। डोंट एनालाइज, इससे काफी समस्याएं हल हो सकती है। क्यों डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? राइट, आपने जो बात कही एक्सेप्टेंस की, कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एक दूसरे को, ये बात शायद सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कि ये नहीं जानता कि रिलेशन अच्छा रखना है तो उसको एक्सेप्ट करना है। सवाल ये आता है क्या हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने लास्ट सेशन में मैंने बात की थी कि जो हमारा माइंड है उसमें कॉन्शियस पार्ट भी है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा है, जिसमें सारी नॉलेज है, जो हमने किताबें पढ़ी हैं, जो हमने दुनिया से सीखा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी नॉलेज, हमारे 5% लॉजिकल माइंड में आ जाती है। और वहां से हम जब बिहेव करते हैं, इट इज वेरी आर्टिफिशियल। वहां हम सब जानते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल। और आज के इंसान की प्रॉब्लम ये नहीं है कि लैक ऑफ नॉलेज, आज के इंसान की प्रॉब्लम है एक्सेस ऑफ नॉलेज। आज गूगल इतना नॉलेज सबके पास अवेलेबल है और हम समझते हैं कि हम सब जानते हैं। अच्छा, अगर हम, आप ऐसे देखिए, जैसे सपोज कोई एक इंसान है, उसकी अपनी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन अगर वो किसी और इंसान से मिलता है और उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो वो उसको बढ़िया सलाह दे सकता है।
राइट इसका मतलब क्या है, जहां तक सलाह देने की बात है, जहां तक नॉलेज की बात है, आजकल इंसान में नॉलेज की कमी नहीं है। आज प्रॉब्लम ये है, आज के इंसान की फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो जानता बहुत कुछ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। राइट हम सब जानते हैं गुस्सा करना गलत है, हम सब जानते हैं एक दूसरे को समझो, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन हम कहाँ कर पाते हैं? गुस्सा जानते हैं गलत है फिर भी करते हैं, और हम जानते हैं दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल, हम सवेरे उठें सो के टाइम से और एक्सरसाइज करें, ये हम सब जानते हैं उससे हेल्थ अच्छी रहेगी, कितने लोग कर पाते हैं? सो आपने जो पॉइंट बोला है वो बिल्कुल ठीक है कि एक्सेप्ट, दैट इज आई वुड से दैट इज द ओनली रूल फॉर हैप्पी मैरिड कपल्स या इवन इन अफेयर्स ऑल्सो, कि एक्सेप्ट द अदर द वे ही इज। एब्सोल्युटली। लेकिन ये एक्सेप्टेंस आना, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। राइट बात है। तो एक्सेप्टेंस से पहले जो मैं बोलता हूं एक चीज, उसमें है अंडरस्टैंड द अदर। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, आई वुड से अंडरस्टैंड द अदर एंड एक्सेप्ट द वे ही इज। अंडरस्टैंडिंग जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हम जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हम दूसरे इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। होता क्या है, हमने सुन लिया ये बात कि एक्सेप्ट द अदर पर्सन द वे ही इज, और मैं आज रोज सुबह से शाम तक कई रिलेशनशिप केसेस देखता हूँ, हर इंसान अपने पार्टनर को बोल रहा है कि यू बेटर एक्सेप्ट मी द वे आई एम। और दूसरा डॉक्टर साहब, आपने शायद अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखा होगा, एक कंपैरिजन बहुत है, उसकी वाइफ कैसी है, उसका हस्बैंड ऐसा है, दैट ऑल्सो यू हैव टू डिलीट फ्रॉम योर लाइफ कि ये कंपैरिजन मेरे को नहीं करना है। आपने एक्सपीरियंस करा है इसको? मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है और मैं उस चीज को भी यही कवर करता हूँ। अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने पार्टनर को तो एक्सेप्टेंस बहुत आसान है। एक्सेप्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, एक्सेप्ट करना कोई, जैसे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हम फिजिकल लेवल पर एक चीज को समझें। आप दो दोस्त हैं और एक को चोट लग जाती है, चोट लगी है और उसको प्लास्टर लग गया कुछ दिन के लिए, अब आप क्या क्या करेंगे उस इंसान के साथ? सपोज आपके फ्रेंड को चोट लगी है, व्हाट विल बी योर बिहेवियर टुडे? फ्यू डेज है, उसको मोटिवेट करेंगे, सिंपैथाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, राइट। और जब आप अगर उसके साथ कहीं जा रहे हैं तो आप उसके बॉडी वेट को भी अपने ऊपर ही लेंगे। सपोर्ट का मतलब क्या होगा कि वो जो बॉडी बर्डन है, उसका जो बॉडी वेट है, उसको भी आप अपने ऊपर ही लेते हैं, राइट। लेकिन जहां इमोशनल डिफरेंसेस की बात आ जाती है, वहां पर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को गलत कहना शुरू कर देते हैं। तुम ऐसे समझो कि किसी के चोट लगी है और हम उसको बोल रहे हैं तेज चलो, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो है सारी स्पीड कम होती जा रही है। हम ये नहीं देख पाते कि दूसरा इंसान अगर इमोशनली वुंडेड है तो उसके साथ भी तो उतना ही कंपैशनेट व्यवहार करने की जरूरत है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अंडरस्टैंडिंग में फिर वही बात आ जाती है कि हर एक के अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बचपन से लेके आज तक के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। अंडरस्टैंडिंग के अलावा डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने टॉपिक लिया है, फ्यू सैक्रिफाइसेस आर आल्सो नीडेड। यू हैव टू सैक्रिफाइस। अगर आपका पार्टनर, जैसे आपने एग्जांपल लिए, नहीं ठीक चल पा रहा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगेन बात अंडरस्टैंडिंग की आ जाती है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस करें रिलेशनशिप में, अगर हम अंडरस्टैंडिंग पर, देखिए क्या होता है, जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं, सपोज आप ही मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए किसी की, तो मैं क्या करूंगा, आपकी मैं पहले डिटेल्स लूंगा और आपसे मैं स्पेसिफिक उन एरियाज पर मैं बात करूंगा जो कि आपके लिए आपके इफेक्टेड एरियाज हैं, राइट। लेकिन जब हम रेडियो प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक वो बात कर सकते हैं जो कि जनरल है, जिसको ज्यादा लोग समझ के उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, एग्जैक्टली, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर हम काउंसलिंग में ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम इस मीडिया से अगर ये मैसेज हम ऑडियंस तक पहुंचा पाते हैं कि आप कोशिश करें दूसरे पार्टनर को समझने की। अच्छा, समझने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब आपका पार्टनर जहां आपकी तरह ही बिहेव करता है, आप ही की तरह सोचता है, तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टैंड करना ही वहां है जहां पे कि वो हमसे डिफरेंट बिहेव करता है, राइट। तो डिफरेंसेस को अगर हम समझेंगे, और समझने के लिए क्या है, हम बिहेवियर को समझते हैं, बिहेवियर के पीछे उसका एक पास्ट है जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा फंसा हुआ है। सोचिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, उनका अपना बिजनेस है और उनकी जो वाइफ है
उनका कहना ये होता है कि अगर हस्बैंड कहीं ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं, जैसे उनके अपनी शॉप है, अगर वो शॉप के काम से अगर वो बाहर जाते हैं तो वो मुझे बता जाए तो मैं शॉप पर जाके बैठ जाऊंगी, राइट। क्यों? क्योंकि वो भी ऑनलाइन काम कर रही हैं, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं शॉप पर, वो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, यानी वो बिजनेस में फुल्ली एंगेज है, बट वो घर से ऑपरेट करती है। अब क्यों उनको ऐसा लगता है कि अगर हस्बैंड शॉप पर नहीं है मुझे बता जाए? क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस है और हो सकता है कि पार्टनर जो है वो धोखा दे, राइट। ये उनका थॉट प्रोसेस है। हस्बैंड का कहना ये है, वो कहते हैं कि सर हम अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और हम दुकान 1-2 घंटे के लिए भी अगर हम अपने पार्टनर के भरोसे छोड़ नहीं सकते तो फिर पार्टनरशिप हम कर क्यों रहे हैं? अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो हम पार्टनरशिप कर ही क्यों रहे हैं? अब समझ रहे, दोनों के अपने अपने व्यूज हैं। एक का कहना यह है कि आज अच्छा दिखता है लेकिन वो पार्टनर कल को धोखा भी दे सकता है। इनका कहना यह है कि अगर हम आज उसको धोखेबाज ही मान रहे हैं तो हम उसके साथ बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं, राइट। अब क्यों, अब हम अगर इस पॉइंट पर लड़ते रहेंगे और ये कहेंगे कि भाई तुम सही हो कि मैं सही हूं, इसमें दोनों सही है, दोनों सही नहीं भी है। लेकिन अगर एक पार्टनर उनके बैकग्राउंड को, पास्ट को समझने की कोशिश करेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेडी जहाँ से जिस पास से आती हैं, इनके फादर का अपना एक बहुत बढ़िया बिजनेस था, पार्टनरशिप में था, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जो उनके पार्टनर थे, उनके फादर के जो पार्टनर थे, उन्होंने उनको धोखा दिया और उसकी वजह से दे इनकर्ड ह्यूज लॉसेस इन द बिजनेस। यानी ये जो वाइफ है, इनके एक मेमोरी है, एक एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे कि किसी पार्टनर ने धोखा दिया है। हस्बैंड जो है, हस्बैंड की लाइफ में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं कि पार्टनरशिप में ट्रस्ट होना तो बहुत जरूरी है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो पार्टनरशिप खत्म कर दो। अब पॉइंट यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट में हम जिन बातों पर लड़ते हैं, जहां हमें डिफरेंसेस बहुत बड़े दिखाई देते हैं, अगर हम उनके रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वाइफ को भी समझ में आएगा कि हस्बैंड का बिहेवियर भी गलत नहीं है, हस्बैंड को भी समझ में आएगा कि वाइफ का भी बिहेवियर गलत नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अंडरस्टैंडिंग जब हम करते हैं वो लॉजिकल लेवल पर या कॉन्शियस लेवल पर नहीं हो सकती। उसके लिए आपको उनकी जो एक्सपीरियंसेस है, और दोस्ती क्या होती है, जैसे आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, राइट। अब आप अगर इनका कोई व्यवहार आपको ऐसा लगता है जो आपसे डिफरेंट है, आप उनके रीजन को समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनके पास्ट के बारे में पता है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में क्या होता है, अभी नई दोस्ती हुई है, नई जान पहचान हुई है, और हम एक दूसरे के बिहेवियर जो कि बहुत सुपरफिशियल लेवल पर है, हम उन्हीं बिहेवियर में फंस कर एक दूसरे को गलत कह के लड़कर खत्म हो जाते हैं। हम कभी अपने पास्ट को, दूसरे के पास्ट को जानने की कोशिश नहीं करते। सो अंडरस्टैंडिंग में अगर हम उनके पास्ट को समझेंगे, वो किन इमोशन से आ रही है, सपोज एक हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनकी सपोज एक मैरिज है जो कि खराब हो चुकी है, या अफेयर हुआ है और ब्रेकअप हो चुका है, राइट। अब क्या होगा, उस पार्टनर के मन में कुछ ना कुछ फियर्स होंगे, क्योंकि जब, जैसे मेरे पास एक, मेरे को केस याद आता है, एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने कहा मेरा 4 साल का मेरा अफेयर था और 3-4 साल की शादी है, 7 साल का टोटल जान पहचान हो गई, और अब जो है वो डाइवोर्स की सिचुएशन आ चुकी है। अब जब उनको बात की जाती है कि दूसरी शादी करने के लिए, जब उनके पेरेंट्स बोलते हैं, तो उस लेडी का पॉइंट ये होता है कि ये 7 साल पहले जब ये बंदा मुझे मिला था लाइफ में, तब तो ये बहुत अच्छा था। अगर 7 साल में ये इंसान बदल सकता है तो दूसरा इंसान क्यों नहीं बदल पाएगा? लेकिन आप किसी के साथ 7 साल इंतजार करके तो शादी कर नहीं पाएंगे। सो ये एक चिकन एंड हैंड स्टोरी बन जाती है, राइट। सो अब अगर ये लेडी दूसरे बंदे से शादी करती है, इसका बिहेवियर फियर ओरिएंटेड होगा ही होगा, इसके बिहेवियर में ट्रस्ट की कमी होगी ही होगी। अगर पार्टनर ये समझता है कि ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है और वहां पर लड़ने लगता है, तो ये रिलेशन हमेशा खराब होगा। डॉक्टर साहब एक सेकेंड, और अगर ये हस्बैंड इस बात को समझता है कि हाँ शी इज कम फ्रॉम अ ब्रोकन मैरिज, और इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट देने की कोशिश करता है, ताकि ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उस लेडी के मन में ये एग्जाम्पल्स, ये एक्सपीरियंसेस भी आ जाएंगे जो नए हस्बैंड के बिहेवियर में है। तो जब हम इस तरह से समझ के एक दूसरे को और एक कंपनसेटरी बिहेवियर करते हैं, आदमी शक कर रहा है, हम उसके शक को गलत नहीं कह रहे हैं, हम उसको मान समझते हैं कि हाँ ये शक इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका एक बैड पास्ट है, राइट। आप डॉक्टर साहब आपने एग्जांपल दिया,
मेरे और मुकेश की दोस्ती का, यस एवरीबडी नोज अबाउट इट, दिस इज ओपन सीक्रेट नाउ। 60 साल से दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव हैं और शुरू से पॉजिटिव रहे हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में ऐसा नहीं कि डिफरेंसेस नहीं आए, एक दो बार डिफरेंसेस हुए, हम लोगों ने अकेले में जाके सॉल्व करे। वी डिडंट टॉक टू एनीबडी एल्स कि मुकेश से मेरी, तीसरे को मालूम भी नहीं था कि मेरे और मुकेश में डिफरेंसेस चल रहे हैं। आई होप मुकेश यू विल एग्री विद मी। सो हमने अकेले में जाके सॉल्व करे, तीसरे को नहीं बताया। अब आपने जो सॉल्व किए, हाँ। क्या कोशिश की आपने एक दूसरे को समझने की? हाँ। समझने के अलावा डॉक्टर साहब हमने ईगो रखी नहीं आपस में, कि एक दूसरे को समझते तो थे ही, बट ये भी जानते थे कि मैं जब मुकेश को कुछ कहूंगा ये बुरा नहीं मानेगा, ये मुकेश मेरे को कहेगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये नीचे या मैं ऊपर, मैं नीचे या ये ऊपर, कभी ऐसा नहीं सोचा कभी भी। वी आर इक्वल। डॉक्टर साहब, coming to the original point of how to have happy married life, one very important aspect which is very important from this point of view, having understanding between husband and wife on sex relationship, because normally even this point remains a very soaring point. So I would like you to please throw light on this aspect. We have discussed ego problems, we have discussed understanding of issues and all that. So would you please throw some light on this aspect? फिजिकल रिलेशनशिप के ऊपर। फिजिकल रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा कारण है, और मैंने देखा है शायद वन ऑफ द फाउंडेशनल रीजंस ऑफ मैरिज ब्रेकअप्स और डिस्कॉर्ड्स, क्योंकि क्या होता है वहीं पर ही एक गैप्स आने, अंडरस्टैंडिंग और एक क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। हमारी एक वो नीड है जो हमारा पार्टनर ही पूरी कर सकता है, तो एक डिपेंडेंसी भी रहती है। सो ये एक आपने अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंसेस हैं पर्सनैलिटीज में, दो कैटेगरीज में हम लोग इस पर्सनैलिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज का ऐसा होता है कि उनके लिए लव एंड सेक्स ये एक है। मतलब क्या है, अगर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस अच्छे हैं, उन दोनों में एक बहुत बढ़िया एक फ्रेंडशिप चल रही है, एक लव है, बहुत अच्छा माहौल है, तभी वो सेक्स के लिए रेडी हो पाते हैं, राइट। दूसरी पर्सनैलिटी के जो लोग हैं उनका क्या होता है, उनके लिए सेक्स नीड्स अलग हैं, लव नीड्स अलग हैं। अगर दिन में झगड़ा भी हुआ है तो भी वो सेक्स करने के लिए रेडी होगा। इट्स अ रूटीन। अब मैं आपको एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मेरे पास एक केस आया। अब उनकी 1 साल की शादी थी और उसमें हस्बैंड और वाइफ, मतलब वाइफ का कहना ये था कि सर हमारा 7-8 महीने से कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, और वाइफ ने बोला कि सर देखो ये मेरी एक बायोलॉजिकल नीड है, अगर ये मेरी वो बायोलॉजिकल नीड पूरी नहीं करेंगे तो फिर मुझे आउट ऑफ द मैरिज जाना पड़ेगा, और अगर मैं बाहर जाती हूँ देन ही शुड नॉट से दैट आई एम अ कैरेक्टरलेस गर्ल, राइट। अब हस्बैंड का कहना यह था कि सर देखो ये कैसी बातें करती है, कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है कि ये रिलेशनशिप से बाहर जाके नीड पूरी करे? कह रहे आपने हमारी सारी डिटेल्स ली हैं, आपने देखा कि एक हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो हम लड़ रहे होते हैं, कैसे पॉसिबल है कि हम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं? नाउ दिस इज द लॉजिक ऑफ वन पर्सनालिटी। अब वाइफ का क्या आंसर था वो बहुत बढ़िया आपको लगेगा। वाइफ का कहना यह था कि अच्छा ठीक है, ये बात ठीक है कि हम साथ में, मान लो 7 दिन हम लड़ रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो तुम ब्रेकफास्ट मेरे हाथ का खाते हो कि नहीं खाते हो? लंच मैं पैक करके जाती हूँ तो तुम मेरे हाथ का लंच करते हो कि नहीं? डिनर मैं बनाती हूँ तो खाते हो ना? अगर हम दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो क्यों नहीं अपना खाना खुद बनाते हो? तो जब आप खाना मेरे हाथ का खा सकते हो उस पीरियड में भी जब हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम इंटीमेट क्यों नहीं हो सकते हैं उस पीरियड में जब हम लड़ रहे हैं? मतलब क्वेश्चन इज कौन इंसान सही है, कौन गलत है? दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, दोनों की अपनी अपनी अप्रोच है। हमें एक दूसरे की अप्रोच, इसकी पर्सनालिटीज को समझने की यहाँ पर जरूरत है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल वीक है या स्ट्रांग है, फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज देयर साइकोलॉजिकल बिहेवियर। साइकोलॉजिकल पर्सनालिटीज क्या होती हैं,
कुछ लोगों के लिए एवरीडे सेक्स इज ओके फॉर देम, राइट? चाहे वो जवान है, चाहे वो एज बढ़ भी जाती है, लेकिन उनके लिए एवरीडे दे हैव टू बी इंटीमेट, वो उनके लिए एक नेचुरल है एज पर देयर पर्सनालिटी। दूसरा, कुछ के लिए क्या होता है, दे हैव अ साइकिल ऑफ 3 days और 5 days, मतलब 3 दिन के बाद अगर वो इंटीमेट होते हैं तब जाके वो उसके अंदर एक प्लेजर फील कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको फिजिकल वीकनेस है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज ओनली बिकॉज द पर्सनैलिटी दे हैव, दे कैन बी ओपन ओनली, दे कैन इवन थिंक ऑफ हैविंग इंटीमेट ओनली आफ्टर अ 3 day साइकिल और अ 5 day साइकिल। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, अब नई नई शादी हुई, एक पार्टनर सपोज इस पर्सनैलिटी का है, दे आर नॉर्मली एक्सट्रोवर्ट्स, जो डेली जिनकी फिजिकल नीड जो है वो डेली है और डेली साइकिल पर वो चलते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं नॉर्मली दे गो ऑन अ 3 days और अ 5 day साइकिल, राइट? अब आप सोचिए, नई नई शादी हुई, मेरे पास केसेस आते हैं ऐसे, सपोज कीजिए वाइफ जो है वो एक्सट्रोवर्ट है और हस्बैंड जो है वो इंट्रोवर्ट है, राइट? अब वाइफ आके मुझे बताती है, कहती है, सर व्हाई इज ही नॉट हैविंग डेली सेक्स विद मी? जब मेरी एक बॉडी की नीड डेली बनती है तो उनकी भी होती तो होगी इस एज में। इसका मतलब क्या है? अब ये जो शक करेक्टर बीच में आ जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अपनी नीड कहीं ना कहीं बाहर जाके पूरी कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास 3 या 5 दिन में सेक्स करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं सबको ये बताना पसंद करूंगा, आपके फिजिकल रिलेशंस जैसे मर्जी चल रहे हैं और उनको अपने तक रखिए। मेरा पॉइंट अगेन है, ये आपस में बैठ के सॉल्व कीजिए। अगर किसी थर्ड पर्सन से, अपने सहेली से या अपने दोस्त से राय लेते हैं, दैट पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू मिसगाइड यू, राइट? बिल्कुल ठीक बात है। क्यों मिसगाइड करेगा? उसकी चाहे इंटेंशन ना भी हो, लेकिन जो भी इंसान बात करता है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बात करता है। मैं यही पॉइंट कहना चाहता था, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं होगी कि मिसगाइड करे, आपका फ्रेंड है, क्लोज है, मिसगाइड करने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो जो बोलेगा, अपनी कहानी सुनाएगा, अपनी पर्सनैलिटी से, जो उसके लिए नॉर्मल है वो वही सोचेगा कि दुनिया के लिए नॉर्मल है, राइट? तो बेसिकली अब क्या होता है, यहाँ पर क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। वाइफ ने मन में ये धारणा बना ली, क्योंकि ये डेली मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटीमेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी नीड्स जो है कहीं बाहर जाके पूरी कर रहे हैं। अब एक हस्बैंड जो कि पूरा लॉयल एंड कमिटेड है इन दिस रिलेशनशिप, जब वो ऐसे सिग्नल्स लेता है, जब वाइफ गुस्से में ऐसा बोल देती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब वो सेक्स नीड तो अलग रह जाएंगी, अब वो झगड़ा, लड़ाई, कलेश ये होता जाएगा और एक पार्टनर को वो दूर करता जाएगा। सो दिस इज वन रीजन आई वुड से कि दोनों की साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो डिफरेंट है, और जरूरी नहीं है कि अगर कोई 3 दिन या 5 दिन में अगर वो कंफर्टेबल या प्लेजरेबल फील करता है, इट मींस ही रियली हैज द रिलेशंस आउटसाइड द मैरिज, इट इज नॉट अ गारंटी। मैं ये समझता हूँ, इट इज सच ए वाइटल एस्पेक्ट इन मैरिड लाइफ that we'll request Dr. Sab to talk next time in details about this relationship, and we may invite some experts or some participants more to talk on this issue. Of course, we'll keep in mind the social decency, that how it is to be discussed and talked, but I would like it to be thrashed in details, right, so that we can touch all the aspects. We try to get some sexologist on our panel, yes, so that he can discuss at length कि किस तरह के पेशेंट उनके पास आते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में 2 चीजें हैं। पहली चीज होती है फिजिकल लेवल पर, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट उसको कवर करता है, और दूसरी चीज होती है साइकोलॉजिकल लेवल पर, जो कि काउंसलर्स या हिप्नोथेरेपिस्ट उसको ठीक करता है। जरूरी नहीं है कोई फिजिकल लेवल पर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उसमें फिजिकल प्रॉब्लम ही है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस मैंने फ्रिजिडिटी के या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के मैंने हैंडल किए हैं, जिसमें पता लगता है कि रीजंस जो है दे आर बेसिकली, अब स्ट्रेस है, डज स्ट्रेस नॉट कंट्रीब्यूट ऑन द फिजिकल परफॉर्मेंस? इट डज। तो डॉक्टर साहब, हम लोग इन सभी एस्पेक्ट्स पे बिल्कुल बात करेंगे, हाँ, और कोशिश ये करेंगे कि पूरा एक एपिसोड, हाँ, इस चीज को डिवोट करके हम बात करें। तो मीनवाइल आई रिक्वेस्ट, श्रोताओं को रिक्वेस्ट करूंगा, कोई आपका पर्सनल सवाल हो, हाँ, और डॉक्टर साहब से आप मुखातिब हो सकते हैं, हाँ, और हमारे रेडियो पे आप कांटेक्ट कीजिए। कबीर साहब का नंबर है, सो यू कैन कांटेक्ट।
यस एंड और जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो गुप्त रखी जाएगी। या इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। यस। तो श्रोताओं, आज जिन एस्पेक्ट्स पर हमने बात की उसमें और विस्तार से बात करने के लिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा, आपकी कोई समस्या हो आप हमें मैसेज करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और हम आपका बिना नाम लिए हुए उन सब समस्याओं को डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको वो उचित हल बताएं जो हमारे से संभव हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रवीण जी का और डॉक्टर पंकज गुप्ता का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और आज की बातचीत में